अन्नदाता अन्नदाता नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं आयुषी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। त्याग और तपस्या का दूसरा नाम है किसान। कृषि ही उसकी भक्ति है और कृषि ही उसकी शक्ति है, कृषि ही उसकी निद्रा है और कृषि ही उसका जागरण है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। स्ट्रॉबेरी की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। वर्मी कंपोस्ट बनाने की तकनीक और इसके लाभ। एक वक्त था जब अपने राज्य के किसान सिर्फ परंपरागत खेती करके सिर्फ सब्जियां और धान ही उगाते थे, पर अब धीरे धीरे किसानों की मानसिकता में बदलाव आ रहा है और अब किसान बाजार के मांग के अनुरूप खेती कर रहे हैं। स्ट्रॉबेरी की खेती भी इन्हीं फसलों में से एक है। अगर आपने भी स्ट्रॉबेरी की फसल लगाई हुई है तो इसकी अच्छी पैदावार के लिए किन किन कार्यों को करें, इस बारे में बता रहे हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जिला रांची के बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर ए रब्बानी। आज मैं आपके सम्मुख एक कल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में, कैसे आपकी आमदनी स्ट्रॉबेरी कल्टीवेशन से बढ़ाया जाए, उसके लिए दो चार टिप्स दूंगा आपको, ताकि आपका प्रोडक्शन ज़्यादा हो, आपकी आमदनी बढ़े और अच्छी इनकम मिले। सबसे पहले आपको स्ट्रॉबेरी इतना डिलीशियस प्लांट है और उसकी न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है। आप शुरुआत में गोबर का खाद तो दिए होंगे प्लांटेशन के वक्त, लेकिन बीच बीच में इंटरवल्स पे, डिफरेंट इंटरवल्स पे उसको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश देने की जरूरत है। खाद एवं उर्वरकों के उपयोग का मुख्य उद्देश्य पौधों के समुचित विकास और बढ़वार के साथ ही मृदा में अनुकूल पोषण दशाएं बनाए रखना होता है। इसीलिए रोपाई के बाद से इसमें फर्टिगेशन के रूप में NPK 19-19-19 की 25 ग्राम मात्रा प्रति वर्ग मीटर की दर से संपूर्ण फसल चक्र में देनी चाहिए। ये मात्रा 15 दिनों के अंतराल पर 4 से 5 भागों में बांटकर देनी चाहिए। स्ट्रॉबेरी में सूक्ष्म पोषक तत्वों का छिड़काव भी उत्पादन बढ़ाने में सहायक होता है। उसी से आपकी क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ेगा, फूल जल्दी आएगा और स्टेबिलिटी ऑफ द फ्लावर रहेगा, और उसके अलावा अच्छा फल मिलेंगे और फ्रूट साइज भी बढ़ेगा, फल का साइज भी बढ़ेगा एंड बेटर अट्रैक्टिव कलर। आप जानते हैं स्ट्रॉबेरी का एंथोसायनिन पिगमेंट जो होता है, ऊपर जो फल के पिगमेंट है, उसका ज़्यादा ब्राइटनेस होने से उसका इनकम है ज़्यादा, और पैकेज प्रैक्टिसेस में भी इजी रहेगा ताकि फल साइज बड़ा भी रहेगा, बड़ा भी हो जाएगा। इसके लिए मैं आपको एक टिप्स देता हूँ। हर 15-20 दिन में आपको 20 दिन के इंटरवल में ड्रिप कर जो फिल्टर होता है उसके अंदर NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश डालना है। मार्केट में रेडीली अवेलेबल होते हैं और 6% पोटैश होता है। उससे क्या है, ग्रोथ अच्छा होगा। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट टिप है, आप जब क्रॉप हार्वेस्ट करोगे, मार्केटिंग करोगे, उसके बाद पौधा एग्जॉस्ट हो जाएगा।
क्योंकि पौधे की एनर्जी खत्म हो गई तो उसको रिवोलेट करना है, इसलिए आपको रेगुलर 15-20 दिन के इंटरवल पे उसको खाद देना है। और बहुत ही सेकंड इंपॉर्टेंट कल्चरल प्रैक्टिस में ये है कि उसके जो सकर्स निकलते हैं, रनर जो निकलते हैं, उसको किसी भी हालत में ग्रो करने नहीं देना है। पलवार बिछाना स्ट्रॉबेरी उत्पादन में ये महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ये कार्य जमीन की ऊपरी सतह पर सूखे पत्तों, टहनियों या घास फूस से ढककर किया जाता है, परंतु आजकल पलवार बिछाने के लिए अधिकतर प्लास्टिक मल्च का इस्तेमाल किया जाता है। स्ट्रॉबेरी में इसका प्रयोग करने से फल सीधे मिट्टी के संपर्क में नहीं आते, इससे फलों को सड़ने से बचाया जा सकता है। साथ ही खरपतवारों का नियंत्रण करने एवं सिंचाई की आवश्यकता को कम करने का कार्य ये करती है। स्ट्रॉबेरी के पौधे लगाने के कुछ समय पश्चात उनके आसपास विभिन्न प्रकार के खरपतवार उगाते हैं। ये पौधों के साथ पोषक तत्वों, स्थान, नमी, वायु आदि के लिए स्पर्धा करते रहते हैं। इसके साथ ही ये विभिन्न प्रकार के कीट एवं रोगों को आश्रय प्रदान करते हैं। अक्टूबर में रोपित पौधे से नवंबर में फुटाव शुरू हो जाता है। फुटाव शुरू होने पर खेत की निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल देना चाहिए। मेरा सबसे गुजारिश है कि रनर्स जो भी निकलते हैं उसको तुरंत पिंचिंग करके निकालना है। निकालने से पौधे का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, ताकत बढ़ेगी और अगले सीजन के लिए आपको अच्छे फल देगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कल्चरल प्रैक्टिस है। पर्णजीवी थ्रिप्स ये सूक्ष्म आकार का 1 मिलीमीटर से छोटा हल्के पीले भूरे रंग का कीट होता है। इस कीट के वयस्क और शिशु दोनों ही स्ट्रॉबेरी की पत्तियों एवं पुष्पन से रस चूसकर क्षति पहुंचाते हैं, परंतु पुष्पन के समय ये ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीमीटर प्रति 3 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। और इसके अलावा पैकेजिंग हम हमेशा जानते हैं कि आप नियर बाय मार्केट में आप अपना प्रोड्यूस बेच रहे हैं तो उसको बहुत ही स्मूथली हैंडल करना है। स्ट्रॉबेरी के ऊपर स्क्रैचेस या ब्लैक स्पॉट्स, मिट्टी या दाग रह जाए तो उससे आपका मार्केट वैल्यू डाउन हो जाएगा, कम मिलेगा। इसलिए ब्राइटनेस इज मोर इम्पॉर्टेंट। ब्राइटनेस के लिए आपके पौधे को प्रॉपर पैकिंग करना है और ट्रांसपेरेंट पॉली पैक आते हैं आजकल मार्केट में अवेलेबल है, आप वो पॉली पैक खरीदें, उसमें पैक करें तो आपकी आमदनी दुगनी हो जाएगी। ये सबसे गुजारिश है कि छोटे से टिप्स आपको फॉलोअप करना है। और स्ट्रॉबेरी ऐसा पौधा है जिसमें कि ज़्यादा कीटनाशक दवाओं की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए आप अपने जो रेगुलर प्रैक्टिस जो करते हैं वही प्रैक्टिस अडॉप्ट करें। बस मेरी 2 बातें याद रखें, जो फर्टिलाइजेशन की और रिमूवल ऑफ उसका जो रनर्स निकलते हैं उसको निकालना है, ये बहुत ज़रूरी बातें हैं। और आगे भी किसी भी तरह की जानकारी आपको चाहिए तो आप मुझसे संपर्क करें। मैं बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आपको हमेशा मौजूद रहूँगा। धन्यवाद। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और जानेंगे कार्यक्रम में आगे क्या है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, केचुआ किसानों का मित्र और भूमि की आंत यूं ही नहीं कहा जाता। ये केचुआ पोषण तत्वों से भरपूर उत्तम जैव खाद का निर्माण करते हैं। जी हाँ, खेतीबाड़ी के क्षेत्र में देखा जाए तो आज वर्मी कंपोस्ट से बेहतर और कोई दूसरी खाद नहीं है। ये न केवल काफी सस्ती खाद है, बल्कि किसान इसे स्वयं आसानी से तैयार कर सकते हैं। बस जरूरत है किसान प्रशिक्षण लेकर इसे बनाने की शुरुआत करें। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वर्मी कंपोस्ट के बारे में समुचित जानकारी, तो देखें और लाभ उठाएं। केंचुआ खाद एक बहुत पुरानी विधि है जिसके द्वारा किसान अपने घर पे, अपने फार्म हाउस के आसपास इस खाद को तैयार कर सकते हैं
इस विधि में केंचुओं का उपयोग होता है, जिससे आपका जो गोबर है या आपके पशुओं के नीचे जो आप बिछौना बिछाते हैं उसको भी आप इसमें यूज़ में ला सकते हैं और उससे एक उत्तम क्वालिटी की खाद जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं, और जिससे आप केमिकल फर्टिलाइजर्स के ऊपर अपनी डिपेंडेंस जो है उसको ख़त्म भी कर सकते हैं अगर आप इसका सही तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं। वर्मी कंपोस्ट बनाने की कई विधियां प्रचलित है, लेकिन पिट विधि सबसे ज्यादा लोकप्रिय और लाभदायक विधि है। इस विधि में क्षेत्र का आकार आवश्यकता अनुसार रखा जाता है। आमतौर पर मध्यम वर्ग के किसानों के लिए 100 मीटर वर्ग मीटर क्षेत्र पर्याप्त रहता है। अच्छी गुणवत्ता की केंचुआ खाद बनाने के लिए सीमेंट तथा ईंटों से पक्की क्यारियां बनाई जाती है, जिन्हें वर्मी बेड भी कहते हैं। प्रत्येक क्यारी की लंबाई 3 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर और ऊंचाई लगभग 30 से 50 सेंटीमीटर रखते हैं। 100 वर्ग मीटर क्षेत्र में इस प्रकार की लगभग 90 क्यारियां बनाई जा सकती है। इसके लिए जमीन से थोड़ा ऊपर उठी हुई जगह का चुनाव करना चाहिए। क्यारियों को तेज धूप वर्षा से बचाने और केंचुओं के तीव्र प्रजनन के लिए अंधेरा रखने के लिए घास फूस बने से छप्पर और चारों ओर हरी नेट से ढकना लाभकारी होता है। इसके अलावा आजकल HDPE प्लास्टिक से बनी हुई वर्मी पिट भी बाजार में उपलब्ध है, जिनमें आसानी से केंचुआ खाद बना सकते हैं और इनका उपयोग कई वर्षों तक कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, विश्व भर में लगभग 2800 से भी ज़्यादा केंचुओं की प्रजातियां पाई जाती हैं। मुख्यतः हम केंचुओं की प्रजातियों को 3 वर्गों में बांटते हैं। एक तो जो 90% तक ऑर्गेनिक मैटर यानी कि गोबर, घास फूस या वनस्पति का जो कूड़ा करकट हमारे पास होता है उसको खा करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं, ये एक वो हैं। दूसरे, जमीन के अंदर जो बिल्कुल बराबर पैरेलल जमीन के साथ चलते हैं, एक वो केंचुए होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपकी 1.5 मीटर चौड़ाई और 2.5 फुट ऊंचाई है तो 1 मीटर लंबाई में आपने लगभग 1 किलो केंचुए डालने हैं। क्योंकि मैं आपको यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि जो स्पीसीज़ केंचुओं की जिसको हम आइसिनिया फोर्टिडा कहते हैं, और मैं अभी आपको दिखाऊंगा भी, उस प्रजाति के 1 किलो में लगभग 1000 केंचुए आते हैं, क्योंकि एक केंचुओं का वजन लगभग 1 ग्राम होता है लगभग, और वो अपने वजन के मुताबिक लगभग उतना ही भोजन एक दिन में खा सकता है और उसको वो कन्वर्ट करता है केंचुआ खाद में। इसके अंदर क्या करेंगे आप कि गोबर और जो घास फूस आपके पास है उसको काट करके आपस में मिला करके उसको भर देंगे और उसमें पानी डाल देंगे, और लगभग 15 से 20 दिन जब वो पुराना घास फूस का मिश्रण हो जाएगा तो उसको ऊपर से उसको क्या करेंगे पहले कि उसको थोड़ा सा गोबर और चिकनी मिट्टी लेकर के उसको लिपाई कर देंगे। और लिपाई करने से क्या होगा कि जैसे ही अंदर ऑर्गेनिक कार्बन और जो ऑर्गेनिक मटेरियल आपका जो है वो सड़ना जैसे शुरू होगा तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और उससे क्या होगा कि जो आपका जो ऊपर जो आपने लेप लगाया है उसमें दरारें आ जाएंगी, और उन दरारों से 20 दिन या 25 दिन के बाद आप केंचुओं को ऊपर से उसमें डाल सकते हैं, और वहीं से आपने इसमें पानी भी डालना है। और इस रिंग विधि से आप केंचुआ खाद बनाने की अवधि को बहुत कम कर सकते हैं। जहां 3 महीने लग जाते हैं केंचुआ खाद बनने के लिए, गर्मियों में भी, सर्दियों में तो 4 से 4.5 महीने लगते हैं, पर इस रिंग विधि में आप 55 से 65 दिन के अंदर अपनी केंचुआ खाद तैयार कर सकते हैं। अनुकूल आर्द्रता, तापक्रम तथा हवा में परिस्थितियों में 25 से 30 दिनों के उपरांत बेड की ऊपरी सतह पर 3 से 4 इंच मोटी केंचुआ खाद एकत्र हो जाती है। इसे अलग करने के लिए बेड की बाहरी आवरण सतह को एक तरफ से हटाते हैं। ऐसा करने पर जब केंचुए बेड में गहराई में चले जाते हैं तब केंचुआ खाद को बड़े से आसानी से अलग कर सकते हैं। खाद की पलटाई या तैयार कंपोस्ट को एकत्र करते समय खुरपी या फावड़े का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए। इस पक्के जो स्ट्रक्चर बनाएंगे इसमें एक तरफ को थोड़ी सी स्लोप दे देंगे, और स्लोप देने के बाद क्या करेंगे कि एक नाली बाहर को निकाल देंगे। अगर किसी कारण आपका पानी ज़्यादा चला जाता है
तो वो वहाँ से ड्रेन आउट हो करके आप किसी बर्तन में उसको कलेक्ट कर सकते हैं और उसको 1:10 की रेशो में, यानी कि 1 हिस्सा उसका लेकर के और 10 हिस्से पानी लेकर के अपनी सब्जी या अपने फल वाले पौधे या इवन आप सीरियल क्रॉप्स में भी उसकी फोलियर स्प्रे कर सकते हैं, जिससे आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट देने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। ये एक प्रकार का वर्मी वॉश बन जाता है जो कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में तथा कुछ मैक्रोन्यूट्रिएंट में भी पूरी तरह से भरपूर होता है, जिससे पौधे की माइक्रोन्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट तो हर तरह से पूरी हो जाती है। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अरबी को घुइयां, कच्चू आदि विभिन्न नामों से जाना जाता है। इसकी खेती मुख्यतः खरीफ मौसम में की जाती है, लेकिन सिंचाई सुविधा होने पर बसंतकालीन मौसम में भी इसकी खेती की जाती है, क्योंकि इस समय बोई गई फसल की अधिक कीमत मिलती है। तो इसकी अच्छी पैदावार के लिए आप किन किन बातों पर विशेष ध्यान दें, इस बारे में बता रहे हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जिला रांची के बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर AM अंसारी। किसान भाइयों, आमतौर पर आप देखते हैं कि अगर आप अरवी की पैदावार बरसात के शुरुआती दिनों में ले लें, यानी आपका अरवी का जो उत्पाद हो, जो कोड़ाई का समय हो, अगर जुलाई अगस्त हो, तो आपको बहुत अच्छा इसका मूल्य मिलता है। यानी 50-60 रुपये 70 रुपये केजी तक अरवी को आप बेच पाते हैं, अगर आप जुलाई में और अगस्त में इसको बाजार में ले जा पाते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर उसमें बलुआही की मात्रा थोड़ा हो केवाल मिट्टी के साथ साथ, तो ज़्यादा अच्छा होगा। सिंचाई का भरपूर साधन हो, थोड़ा बहुत अगर इसमें छाया भी पड़ रहा है, इस तरह के पेड़ पौधे हैं, वैसे जगह भी है, तब भी अरवी में चलेगा। अरबी की खेती के लिए भुरभुरी मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसके लिए सबसे पहले खेत की मिट्टी पलटने वाले हलों से गहरी जुताई कर दी जाती है। इससे खेत में मौजूदा पुरानी फसल के अवशेष पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। जुताई के बाद खेत को कुछ समय के लिए ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाता है, ताकि खेत की मिट्टी में अच्छी तरह से धूप लग सके और मिट्टी में मौजूद हानिकारक कीट पूरी तरह से नष्ट हो जाए। इसके बाद खेत में 15 से 17 गाड़ी पुराने गोबर की खाद, केचुआ खाद खेत में डाल दी जाती है। इसके बाद खेत की जुताई कर दी जाती है, जिससे खेत की मिट्टी में गोबर की खाद अच्छे से मिल जाती है। मैं बताते चलूं कि ज़्यादातर इलाके में इसकी स्थानीय किस्में बहुत सारी हैं। अगर आपके यहाँ स्थानीय किस्म है, लोकल वेराइटीज़ है, बहुत अच्छा है, बाज़ार में उसका डिमांड है, तो स्थानीय किस्म का आप चयन कर सकते हैं और उसकी खेती कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई उन्नत प्रभेद लेना चाहते हैं, जो विभिन्न कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विज्ञान से जुड़े हुए संस्थाओं ने विकसित की है, तो आप उसका भी चयन कर सकते हैं। जैसे सहस्त्रमुखी है, पंचमुखी है, मुक्ताकेशी है, नरेंद्र अरवी है, बिरसा अरवी है, इस तरह के बहुत सारे सफ़ेद गौरिया है, बहुत सारे प्रभेद हैं। इन सब का आप चयन कर सकते हैं। और एक चीज़ आप ध्यान दें, इसके साइज पर इसका थोड़ा सा निर्भर करता है कि कितना बीज दर होना चाहिए। नॉर्मल साइज है जो खाने में इस्तेमाल होता है जो अरवी का, बस वही साइज का आप कम से कम रोपाई के लिए करें तो ज़्यादा बेहतर होगा किसान भाइयों। और आप इसके फसल के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अरबी के बीजों की रुपाई कंद के रूप में की जाती है। कंद रुपाई के लिए 1 हेक्टेयर के खेत में तकरीबन 15 से 20 क्विंटल बीजों की आवश्यकता होती है। ये मात्रा कंद की आकार और रुपाई की विधि पर निर्भर करती है। कंद की रुपाई से पहले उन्हें बाविस्टिन की उचित मात्रा से उपचारित करते हैं।
इसके बाद कंद की रुपाई 2 तरीकों से की जाती है। पहला समतल भूमि में, क्यारियों में और दूसरा खेत में मेड़ को तैयार करके। इन दोनों ही तरीकों में कंदों की रुपाई 5 सेंटीमीटर की गहराई में की जाती है। बुआई करने में समर का फसल है, गर्मी का फसल है, बहुत अधिक इसमें बढ़ोतरी नहीं होगी। लास्ट में बरसात में जाके तेजी से इसमें ग्रोथ लेगा पौधा। शुरुआती दिनों में थोड़ा स्लो ग्रोथ होगा, तो बहुत दूरी पे नहीं लगानी है। आमतौर पर 50 से 60 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी रखें। पौधे से पौधे 25 सेंटी से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे आप रखें। अब है कि इसे समतल जमीन पे बुआई नहीं करनी है, थोड़ी नाली बना के जगह के हिसाब से आप देख ले किस तरह का है। थोड़ी ऊपरी जमीन पे कर रहे हैं तो आप 1 फीट गहरी नाली कर लें। अगर आप थोड़ी लो जमीन पे कर रहे हैं, निचली जमीन पे कर रहे हैं, तो आप आधा फीट की गहराई कर ले। अब देख लें, अगर बलुआही टाइप की मिट्टी है तो 1 फीट कम से कम गहराई करके और उस नाली पे आप इसकी बुआई करेंगे। अब है कि भरपूर मात्रा में आप इसमें राख दे सकते हैं। जाड़े में अगर आप इसमें आग तापने के लिए लकड़ी या पुआल या पत्ते का इस्तेमाल किए तो उसके राख का इस्तेमाल कर दें। एक चीज ध्यान रखेंगे, ये अधिक पोटास इसकी आवश्यकता होती है। जैसे 120 केजी नाइट्रोजन और 100 केजी 80 से 100 केजी फास्फोरस और 80 से 100 केजी पोटास अगर आप देंगे तब इसकी भरपूर आप लाभ ले पाएंगे। और एक चीज और मैं बताते चलूं, जब आप इसकी बुआई कर देंगे, इसकी ढक देंगे कंपोस्ट से और मिट्टी से मिला के, उसके बाद आप इसमें पुआल या पत्ते ढक देंगे। अरबी की खेती अकेले करने के बजाय अंतर्वृत्ति तरीके से करें तो किसानों को ज्यादा फायदा हो सकता है। इसे मक्का के साथ, आलू के साथ लगाया जा सकता है। इसके साथ ही अरबी की अंतर्वृत्ति खेती लीची तथा आम के नए लगाए गए बगीचों में भी सफलतापूर्वक की जा सकती है, जिससे पेड़ों के कतारों के बीच पड़ी भूमि का सही ढंग से इस्तेमाल हो जाता है। साथ ही बागों की निकाई गुड़ाई होते रहने के कारण फलों की अच्छी उपज हो जाती है। फिर जैसे ही गर्मी तक आप इसको गड्ढे में रहने दें, जब पौधे बड़े हो जाएं और जैसे ही जून के महीने बरसात शुरू होगा आप उस गड्ढे को दोनों तरफ से भर दें और समतल कर दें। बरसात में अब गड्ढा नहीं रहने देना है, बरसात में समतल रखना है। फिर जैसे ही जुलाई का महीना आएगा, 15 जुलाई 10 जुलाई, तब तक आपका फसल तैयार रहेगा। अब आप उसमें से फसल को खोद के निकाल के बाजारों में बेचें। जिस चीज़ के लिए उपयुक्त वो ज़मीन है आप उसकी खेती कर सकते हैं। यानी समर में जो बेकार ज़मीन पड़ना था, आप कुछ कर नहीं कर सकते थे, उसमें अरवी की एक अच्छी फसल लेकर आप एक लाखों की कमाई प्रति एकड़ आप कर सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपकी द्वारा पूछी गई समस्याओं में से 1 या 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम हाकिमबाद, जिला समस्तीपुर के कृषक राजा राम ने या अलसी के बीज उत्पादन तकनीक के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो राजा राम जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। आप लोगों को अलसी की उन्नत तकनीकी के बारे में कुछ समसामयिक जानकारी देना चाहता हूं। किसान भाइयों, अच्छे बीज उत्पादन के लिए कुछ मुख्य बातों का ध्यान में रखना जरूरी होता है, जिसे किस्मों का चयन क्षेत्र और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर करना चाहिए। बुआई बीज की उचित दूरी पर करनी चाहिए। इसके बाद किसानों को अपनी फसल का समय समय पर निरीक्षण करना अत्यंत आवश्यक होता है। निरीक्षण की 3 मुख्य अवस्थाएं हैं: वानस्पतिक वृद्धि के समय, फूल आते समय और दाना पकते समय प्रक्षेत्र का निरीक्षण किया जाता है। इस दौरान फसल में पाई गई कमियों के अनुसार खरपतवार, अन्य प्रजाति के पौधे और रोग और कीट से ग्रसित पौधों को खेत से निकाल दें। तो सबसे महत्वपूर्ण होता है कि अभी इसमें एक सिंचाई देना बहुत ही आवश्यक है। तो एक हल्की सी सिंचाई अवश्य करें, ज़्यादा पानी भराव वाली सिंचाई न करें। एक हल्की सिंचाई करने से आपका पौधा अच्छा स्वस्थ होगा और दाना भी मजबूत बनेगा, जिससे फूल भी अच्छे आएंगे। फूल आने से पहले ऊंचे नीचे पौधे निकालकर फूल के समय फूल का रंग और पत्तियों का आकार देखकर फसल पकने के समय, लेकिन फसल कटाई से पहले दाने का रंग देखकर करते हैं। दूसरी बात, इसमें अपने को रोग एवं कीट प्रबंधन भी बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि अगर रोग और कीड़ों को अगर अभी नियंत्रण नहीं किए तो आपकी अलसी की फसल से उत्पादन नहीं हो पाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण होता है, इसमें इल्ली आती है जो कि इसको अपन चने की इल्ली बोलते हैं, वो भी अपने
पत्तियों में छेद करती है और कभी कभी तो ये इल्ली के फली में छेद करके उसके अंदर घुस जाती है, तो उसको दाने को खा लेती है। तो इनको भी नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक होता है। इसको नियंत्रण करने के लिए आप क्लोरोपाइरीपास नाम की दवा का 2 ml पर लीटर पानी के हिसाब से उपयोग कर सकते हैं। बीज उत्पादन के लिए फसल कटाई के समय विशेष रूप से ध्यान रखें कि किसी भी अन्य प्रकार के प्रजाति के बीज अथवा फसल न मिलने पाए। जिससे खेत के फसल से बीज उत्पादन किया जाना है, उस फसल को पूर्ण रूप से पक जाने के बाद ही सही अवस्था में ही काटा जाना चाहिए। फसल कटाई के बाद मड़ाई के लिए पहले प्रयोग में लिए जाने से पूर्व साफ करके मड़ाई करें। मड़ाई के बाद बीजों की छनाई की जाती है। इसके बाद बीजों की ग्रेडिंग करते हैं। इस प्रकार से बीज उत्पादन करके किसान अधिक आमदनी ले सकते हैं। इसके बाद इसको सुखाने के बाद आप अपने इसको साफ सुथरी बोरियों में भंडारण करने के लिए भर सकते हैं। बोरियों का चयन करते समय अपने को इस बात का ध्यान रखना है, अगर नई बोरी हैं तो कुछ नहीं है उनमें तो आप सीधे भंडारण कर सकते हैं, लेकिन पुरानी बोरियां हैं उन बोरियों को अवश्य यह देख लें कि पूर्व में कोई रोग या कीड़ा तो नहीं लगा हुआ है, कीड़ा लगा है या नहीं लगा है। फिर भी उन बोरियों को अच्छे से गर्म पानी में धुलने के बाद फिर उनको उपचारित करें। उपचारित करने के बाद ही उनका भंडारण उसमें करें। भंडारण गृह भी अपन जहाँ भंडारण कर रहे हैं उसको भी अपन पहले से जहाँ टूटा फूटा हो तो उसको मरम्मत कर लें, और जहाँ पे अपने को पुताई करना हो उसकी पुताई उताई कर दें। उसके बाद कीटनाशक का स्प्रे करके साफ सुथरा करके उसमें भंडारण करना चाहिए। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम यह उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।